जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब चूंकि हमारे द्वितीय वक्ता आदरणीय तपेंद्र प्रसाद सर जुड़ गए हैं, तो इस मंच की तरफ से आप सभी की तरफ से आदरणीय तपेंद्र प्रसाद सर का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सर के बारे में संक्षेप में जानकारी बताते हैं। सर पूर्व आईएएस हैं और समाज सुधारक है। ये सर के और बहुत परिचय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं संक्षेप में ही दो बातें बता रहा हूँ आपको कि आदरणीय तपेंद्र प्रसाद सर पूर्व आईएएस है और साथ में समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं। तो आप सबकी तरफ से हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय तपेंद्र प्रसाद सर को कि सर आप आए और हम लोगों के बीच अपनी जानकारी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव साझा करें। आदरणीय तपेंद्र प्रसाद सर, स्वागत सर। पहले तो मैं आभारी हूँ कि मुझे इस ग्रुप में आप लोगों ने जोड़ा, और मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ और अभी मुश्किल से 5 मिनट से जुड़ा हूँ। और हमारे बीच जो पूर्व वक्ता थे माननीय आचार्य जी, उनकी बात सुना। मैं समझता हूँ जहां तक ग्रुप का उद्देश्य है, एक लाइन में ये उद्देश्य है कि हम ये जो बैकवर्ड समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, जो भी समझिए, अभी तो ज्यादातर बैकवर्ड समाज के ही लोग जुड़े हुए हैं, इनके बीच से पुरोहित पैदा करें। एक लाइन में ये उद्देश्य है। अब वो पुरोहित की पद्धति क्या होगी, ये अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग इस पे राय हो सकती है। कुछ आर्य समाजी हो सकते हैं, कुछ वैदिक रीति रिवाज से कर सकते हैं, कुछ जो प्रचलित रीति रिवाज है, जैसा कि ब्राह्मण लोग शादी कराते हैं, उस पर भी विवाह पद्धति पर काफी किताबें उपलब्ध हैं। कुछ लोग बुद्ध रीति रिवाज से कराना चाह रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो माननीय रामस्वरूप वर्मा जी का अर्जक संघ था, उसके माध्यम से कराना चाह रहे हो, जो सेकुलर एक रास्ता है जिसमें किसी धर्म या धार्मिक पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अच्छी शुरुआत आप लोग किए हैं, और मैं नहीं समझता कि अब जैसे भी जब आचार्य जी पूर्ण रूप से वैदिक रीति रिवाज से कराना चाहते हैं, तो पहले तो आप ही के समाज के बीच के लोग, हमारे ही समाज के बीच के लोग इसको भी मानने को तैयार नहीं कि आप आचार्य हैं। यानी आचार्य सिर्फ ब्राह्मण ही हो सकता है, उनके दिमाग में ये चीज बैठी हुई है। और इस चीज को भी अगर उनको काफी समय तक समझाएंगे, बुझाएंगे, उनको कैडर देंगे, बैठकर उनके बीच बात करेंगे, तभी कदाचित ये चीजें निकल पाएगी कि भाई आप चाहे जिस रीति रिवाज से करिए, अगर हमारे बीच उस रीति रिवाज के पुरोहित विद्यमान है तो बेहतर होगा कि हम अपने ही पुरोहितों से कराएं। और आज पुरोहित का कार्य एक संस्कार कराने का कार्य तो है, लेकिन ये चैरिटी नहीं है, ये एक व्यवसाय हो गया है। तो अगर हमारे लोग भी कुछ इस व्यवसाय में आते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक चीज से मैं आगाह करूंगा, और एक जो इस ग्रुप का है, एक दृष्टि और दिशा निर्धारित होना चाहिए कि आखिर कब तक आप ब्राह्मणवाद की पद्धति से अपने को जोड़ते रहेंगे। अभी प्रारंभ में तो, शुरुआत में तो इस पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारे सारे लोग सदियों का एक उनके मन में धारणाएं हैं, शादी को, विवाह को, मुंडन को लेकर, और कथा व्रत सब सुनते आए हैं, हिंदू देवी देवता और सब करते आए हैं। तो एकाएक तो इससे विरत होना संभव नहीं है। और पता नहीं ग्रुप का मकसद यह है ब्राह्मणवाद से मुक्ति है कि ब्राह्मण से मुक्ति है, तो इस पर भी चिंतन करना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण से मुक्ति दे रहे हैं और ब्राह्मणवाद से आपको मुक्ति नहीं चाहिए, तो एक अलग अलग दिशा है। तो अभी तक तो जो मुझे समझ में आया कि आप ये चाहते हैं कि ब्राह्मण से मुक्ति मिल जाए,
ब्राह्मणवाद से मुक्ति का एक लंबी प्रक्रिया है और उस दिशा में भी काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर ग्रुप का ये उद्देश्य हो लंबे समय तक कि हम सिर्फ ब्राह्मण से ही नहीं, हम ब्राह्मणवाद से मुक्ति ले लें। और ब्राह्मणवाद कोई व्यक्ति नहीं है, कोई समुदाय नहीं है, वो पूरा एक उनका एक पूरा लिटरेचर है, पूरा पद्धति है, पूरा धार्मिक पद्धति है, विवाह की पद्धति है, उनके जितने ग्रंथ हैं सब में ब्राह्मणवाद की स्थापना की गई है। तो आप ये मुक्ति किससे चाहते हैं ये थोड़ा सा तय करना पड़ेगा। तो हो सकता है, हमें अभी पता नहीं कि इस ग्रुप के लोगों ने अभी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों एजेंडा तय किए हों। तो शॉर्ट टर्म एजेंडा तो ये हो कि हम पहले ब्राह्मण से मुक्ति ले लें, जो जिस दशा में है कम से कम हमें पुरोहित के रूप में एक्सेप्ट कर लें। और एक बार अगर हम पुरोहित हो जाते हैं तो फिर समाज को हम किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक लंबी सोच और दृष्टि और दिशा भी किसी ग्रुप का होना चाहिए, क्योंकि आज जो पूरा पिछड़ा समाज है वो सिर्फ ब्राह्मण से मुक्ति नहीं चाहता, वो ब्राह्मण से तो मुक्ति चाहता भी नहीं, दोस्ती यारी रखना चाहता है, अच्छे संबंध रखना चाहता है, वो ब्राह्मणवाद से मुक्ति चाहता है। तो ब्राह्मणवाद से मुक्ति तो तभी मिलेगी ना जब विवाह और सब चीज की पद्धति भी हम गैर ब्राह्मणिक रखें, नॉन ब्राह्मणिक सिस्टम हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शायद शुरुआत में यह संभव नहीं होगा, लोगों को समझाना भी मुश्किल होगा। तो अच्छी शुरुआत है, कम से कम हम अपने कृत्यों में, संस्कारों में हम ब्राह्मण को नहीं बुला रहे हैं। एक धंधा भी हुआ, अपने आचार्य को ही कुछ उनको रोजी रोटी चलेगी, कुछ पैसे मिलेंगे, और इसमें कोई आदर्श की बात भी नहीं होनी चाहिए। संस्कार जो करा रहे हैं तो हम लोग भी जैसे बौद्ध रीति रिवाज से संस्कार हमारे घर में होता है, व्यक्तिगत मेरे परिवार में भी होता है। 93 से मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसमें दीक्षा ली, तब से मैं उसी पद्धति में सारा काम हो रहा है। लेकिन हमारी ब्राह्मणों से दोस्ती भी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत दोस्ताना है, घर आना जाना है, उठना बैठना है। लेकिन हमने ब्राह्मणवाद से मुक्ति ले ली। इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लिखना प्रतिबंधित हो जाए, जातियां लिखना भी प्रतिबंधित हो जाए, पूछना बताना सब कुछ प्रतिबंधित हो जाए, तब तो ये शब्द जाएगा, अन्यथा ये शब्द तो रहेगा ही। तो रहेगा, आपके चारों तरफ रहेगा। हमारे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो किसी भी पेशे में, आप टीचर हैं वहां भी आपके 4 टीचर हैं तो 1-2 ब्राह्मण होंगे। आप राजनीति कर रहे हैं वहां भी ब्राह्मण होगा। आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, जहां भी हैं, तो वहां तो ब्राह्मण होगा ही। तो एक लॉन्ग टर्म है और काम करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने तो एक अर्जक संघ चलाया था। हालांकि अर्जक संघ में भी तमाम नेगेटिविटी है, हम लोगों को नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहने की, क्योंकि नेगेटिविटी से हम दूसरे की आलोचना, तो उन्होंने जस्ट सेकुलर विवाह संस्कार की पद्धति बना दी कि वही मंच पर एक दोनों को जयमाल डाल दिए और एक प्रतिज्ञा पत्र दोनों ने पढ़ दिया, 4-5 गवाह हो गए, शादी हो गई। पद्धति की आलोचना करना, अपने पद्धति को श्रेष्ठ बताना, ये सब चीजें अवॉइड की जानी चाहिए, क्योंकि हर एक के शादी विवाह में ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, तमाम आपके साथी दोस्त मित्र होते हैं। तो अगर आप मंचों से अपनी विवाह पद्धति की श्रेष्ठ तो थोड़ा सा बहुत आपके जो गेस्ट होते हैं वो, हम कई शादियों में गए जहाँ बौद्ध रीति रिवाज से शादी होती है तो बनते जी माइक पकड़ लेते हैं, या जो आयोजक लोग हैं वो माइक पकड़ लेते हैं।
और माइक पकड़ करके वो अपने सर का शायद मुझे लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूल्हे का या दुल्हन का, उसके माता पिता के तमाम तो नेत्र जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, तो उनको कैसा लगता होगा। तो ये पद्धतियां मंचीय बजाय, जैसे हमने राय दिया था कई जगह कि भाई बाकायदे आप एक जहां चाह रहे वहां बैठे पक्ष के लोग जो शादी देखने में इंटरेस्टेड है वो लोग, और एक शांति से, एक संस्कार से और एक गरिमामय ढंग से बिना किसी अतिरिक्त भाषणबाजी के उसको विवाह संपन्न कराया जाए। तो मेरा तो यही विचार था कि एक अच्छी शुरुआत आप लोगों ने की है, लेकिन ये शुरुआत का आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, अगर ये स्पष्ट न हुआ तो फिर ये इसमें भटकाव आ जाएगा कि हम पहले ब्राह्मण हमारे ऊपर कीचड़ डालता था, वर्ण और जात का, अब हम खुद ही अपने ऊपर कीचड़ डालने लगे, ये तो बढ़िया पद्धति शुरू हो जाएगी। तो इस दिशा में भी हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो समाज को दिशा देना चाहते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए। एक दिन में नहीं होगा, बैठिए, विमर्श करिए, संवाद करिए, और बिना किसी क्या कहेंगे कि मताग्रह के कि हमारा ही कहना सही है या श्रेष्ठ है, एक जो जनरल कॉन्सेंसस बने, आपस में कॉन्सेंसस बने, उस पर हम लोग काम आगे बढ़े। हमारी शुभकामना है कि ये आंदोलन पिछड़ों के बीच से पुरोहितवाद का जो ये आंदोलन आप लोग शुरू कर रहे हैं, ये सफल हो, इसके प्रति मेरी शुभकामना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा समझाया हमें। और ये हमारा, जैसा आपने सर प्रश्न भी किया साथ में कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म में चीजें और सुधार आएगा, क्योंकि आपने महसूस किया होगा जो चीजें पहले सुधार होती बाद में वही पाखंड बन जाती। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग दोनों से